एक समान मिलिट्री सर्विस पे 15,500 जेसीओ एंड जवानों की ओर से 1 सितंबर 2008 से एक लंबित मांग, जिसके ऊपर जेसीओ जवानों ने मिलकर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और तब से लेकर अब तक 23 सुनवाई हो चुकी है। यानी तारीख पे तारीख 23 मिल चुकी है और आज है 24वीं तारीख यानी 27 मई 2024। और इस सुनवाई में सबसे बड़ी बात ये कि जो जजों की बेंच बदलने वाली थी, रोस्टर बदलने वाला था, वो रोस्टर नहीं बदला है और आज सुनवाई करेंगे जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस रजनीश भटनागर। 13 मई 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की तारीख थी लेकिन नहीं हुई। लेकिन उस दिन एक बड़ा खेल हुआ। जेसीओ और जवानों के विपक्ष में रक्षा मंत्रालय की ओर से सेना के एक मेजर साहब उतरे। सुनवाई नहीं हुई इसलिए उन्होंने अपनी दलीलें नहीं रखी, लेकिन आज वो मेजर साहब फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में आएंगे और जेसीओ और जवानों को इक्वल एमएसपी क्यों नहीं दी जाए इसके लिए वो अपने पक्ष रखेंगे। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और एसपी सिंह एंड अदर्स दो याचिकाएं एक समान मिलिट्री सर्विस पे की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई है और जो एसपी सिंह एंड अदर्स है उसके अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर की ओर से आप यहाँ पे देखें सीजीएससी मिस्टर अजय दिगपोल के साथ मेजर पार्थो कटायाम ये वहाँ पे हाजिर हुए थे। 13 मई 2024 को ये मेजर साहब एमओडी की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में हाजिर हुए थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। यदि सुनवाई होती तो जेसीओ और जवानों के विपक्ष में ये अपनी तरफ से सबूत रखते और अपनी बात रखते। तो आज दोस्तों 27 मई 2024 है। आज एक बार फिर सुनवाई होने जा रही है और इसमें देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि जेसीओ जवानों को एक समान मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिले, इसके लिए एमओडी के वकील और जो सीजीएससी और जो मेजर साहब है वो क्या दलीलें रखते हैं। 13 मई 24 को सुनवाई नहीं होने के कारण एक और तारीख मिली जो कि है 27 मई 2024 यानी आज, और आज 3:30 बजे शाम को इसके ऊपर सुनवाई होगी। बीच में कुछ ऐसा कहा जा रहा था कि जज साहब का ट्रांसफ़र हो चुका है इसलिए अब नई बेंच बनेगी, लेकिन 23 अप्रैल 2024 को जो डिविजनल बेंचेज दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा गठित की गई थी उसके अनुसार जो लेटेस्ट DB6 बेंच है उसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी कामेश्वर राव और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रजनीश भटनागर ही हैं। और ये बेंच रिट पेटिशंस जो सर्विस रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस, कंटेम्प्ट अपील्स और RERA अपील्स, साथ ही साथ जो रिट पेटिशन चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, स्टैच्यूटरी रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन पर्टेनिंग टू सर्विस और रेगुलर हियरिंग मैटर्स ऑफ द अबोव कैटेगरीज, ये सब सुनवाई करती है और इसी के मुताबिक आज ये बेंच सुनवाई करने जा रही है। 27 मई 2024 की जो कोर्ट नंबर 4 में डिविजनल बेंच 6 है उसमें दोनों जजेज हैं और ये कोज लिस्ट आपके सामने है। कोज लिस्ट के अनुसार दोनों पेटिशंस 10 नंबर और 11 नंबर पर लिस्ट है। जो 10 नंबर पर पेटिशन है वो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की है और जो 11 नंबर पर पेटिशन लगी हुई है वो एसपी सिंह एंड अदर्स की है। इन दोनों पेटिशन के ऊपर आज सुनवाई होगी। तो इस प्रकार दोस्तों तारीख पे तारीख मिलते 23 तारीखें निकल चुकी है, आज 24वीं तारीख है और आज जेसीओ एंड जवान पूरी उम्मीदों के साथ टकटकी लगा के दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ ये देख रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज इसके ऊपर सुनवाई हो और जेसीओ जवानों के हक में इक्वल एमएसपी का फैसला आए, उनको न्याय मिले, 15,500 रुपये उनकी एमएसपी हो ताकि वो सम्मान से नौकरी कर सके और सम्मान से अपनी ज़िंदगी जी सके। अब बड़ी बात ये कि इसमें जो जेसीओ जवानों की ओर से पक्ष मजबूत रखे गए हैं वो ऐसे कौन कौन से पक्ष हैं और उन पक्षों को
यदि जस्टिस साहब सुनते हैं और कंसिडर करते हैं और एक समान मिलिट्री सर्विस पे का आदेश देते हैं, उसके बाद जेसीओ जवानों की पेंशन में हर महीने कितनी बढ़ोतरी होगी और 1 सितंबर 2008 से यदि एरियर दिया जाता है तो पेंशनर्स को कितना एरियर मिलेगा, ये पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में इक्वल एमएसपी के पूरे कंसेप्ट को कवर किया गया है। आज 27 मई 2024 है। आज सुनवाई की भी पूरी संभावना है और फैसला आने की भी पूरी संभावना है। दोस्तों, हमारे हौसले नहीं टूटने चाहिए। हौसले हमेशा बुलंदियों पे रहने चाहिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लगातार कोशिश करने से एक दिन मंजिल अवश्य मिलती है। मांग 100% जेन्युइन है, सही है, तो इसके ऊपर न्याय भी जेसीओ जवानों को ज़रूर मिलेगा। अब आप देखिए कि आपकी हर महीने पेंशन कितनी बढ़ेगी, आपको एरियर कितना मिलेगा और आपके लिए इक्वल एमएसपी क्यों ज़रूरी है। देखिए, जेसीओ ओआर इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की मांग कर रहे हैं और उनका ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। देखिए एक रिपोर्ट कि जेसीओ और जवानों को क्यों मिलनी चाहिए एक समान मिलिट्री सर्विस पे, यानी 15,500 रुपये। जेसीओ एंड जवानों को जिन सबूतों का इंतजार था वो सबूत उनके हाथ लग चुके हैं। हम बात करेंगे इक्वल एमएसपी की। दिल्ली हाई कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान जज साहब ने कहा था कि आप इक्वल एमएसपी की मांग कर रहे हो तो और सबूत पेश करो ताकि मैं फैसला सुना सकूं। इसी के बाद जेसीओ एंड जवानों ने और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने रात दिन एक करके सेना मुख्यालय से वो जवाब और सबूत निकलवा लिए हैं जिसका इंतजार लाखों पूर्व सैनिकों को था। दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी पर लास्ट सुनवाई के दौरान जज साहब ने जैसे ही और सबूत मांगे तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री वीर बहादुर सिंह जी ने बिना देरी किए 30 मई 2023 को सेना मुख्यालय के साथ में आरटीआई लगा दी और इस आरटीआई में एमएनएस से जुड़े हुए 12 सवाल पूछे। सवाल एक एक करके कड़क सवाल है और उनका जवाब भी सेना मुख्यालय ने दिया है। तो आइए, जो सेना मुख्यालय की ओर से आरटीआई के जरिए 6 जुलाई 2023 को जो जवाब आए हैं उन एक एक जवाब को हम इस वीडियो में समझेंगे और हम ये भी देखेंगे कि ये सवाल किस प्रकार इक्वल एमएसपी के केस को और ज्यादा मजबूत कर देते हैं। पहला सवाल पूछा गया, प्लीज फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, आर्मी ऑर्डर और अदर प्रोविजंस अंडर विच फीमेल्स आर एनरोल्ड इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। यानी उस ऑर्डर की कॉपी भेजें जिसमें फीमेल को एमएनएस के तौर पर एनरोल किया जाता है। तो इसका जो जवाब आरटीआई के जरिए आया उसमें लिखा हुआ है द इंफॉर्मेशन सोट इज अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन, यानी जो इंफॉर्मेशन आप द्वारा मांगी गई है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। नीचे यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई है साथियों, ये मुझे लगता है कि गलत है। यहाँ पे इंडियन आर्मी की वेबसाइट का कोई रेफरेंस होना चाहिए था, लेकिन द इंडिया पोस्ट यहाँ पे वेबसाइट लिखी हुई है। तो हो भी सकता है कि ये सही हो, उस पर कोई इंफॉर्मेशन डाली हो सरकार ने, लेकिन यहाँ पे मेरी ओर से joinindianarmy.nic.in होना चाहिए। तो बताया कि ये जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। तो ये दूसरा पॉइंट और क्वेश्चन था, What are the criteria to enroll in military nursing service and what type of physical test is conducted for enrollment in military nursing services? इसके बारे में कहा है, काइंडली रेफर टू वेबसाइट अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन joinindianarmy.nic.in। यानी जो फिजिकल टेस्ट और एनरोलमेंट का क्राइटेरिया है वो भी ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तीसरा क्वेश्चन यहां पे पूछा गया, प्लीज फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ द चार्टर ऑफ ड्यूटी ऑफ एमएनएस। एमएनएस की क्या चार्टर ऑफ ड्यूटी है, सेना में उनका काम क्या है, उसके बारे में यहां पे जवाब मांगा गया, जिसका जवाब आया द चार्टर ऑफ ड्यूटी ऑफ एमएनएस आर एज पर RMSAF यानी रेगुलेशन फॉर द मेडिकल सर्विसेज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज 2010 रिवाइज वर्जन। इसका चैप्टर 4 है, उसकी पूरी कॉपी इस आरटीआई के साथ में अटैच की हुई है, जो आगे हम यहां पे देखेंगे। और चौथा क्वेश्चन था, एमएनएस इज ए कॉम्बेटेंट रैंक और नॉन कॉम्बेटेंट रैंक।
यहां पे क्लियर कट पहला सबूत मिल चुका है कि ये नॉन कॉम्बेटेंट रैंक है और जो एमएसपी है मिलिट्री सर्विस पे वो केवल कॉम्बेटेंट रैंक को ही दी जाती है। तो यहां पे जो पे कमीशन में छठे पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे लागू किया गया था, तो किस क्राइटेरिया को देके लागू किया? मिलिट्री सर्विस पे हार्डशिप ड्यूटी अलाउंस है जो कि कॉम्बेटेंट सोल्जर्स को ही दिया जाता है, लेकिन एमएनएस को भी यहां पे मिलिट्री सर्विस पे लागू कर दिया जो कि नॉन कॉम्बेटेंट है। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट वाज द इनिशियल डेजिग्नेशन और रैंक ऑफ एमएनएस एंड व्हाट इज द प्रेजेंट रैंक और डेजिग्नेशन? इसके बारे में कहा कि ये जो क्यूरी है वो स्पेसिफिक नहीं है, समझ में नहीं आ रही है, इसलिए यहां पे कोई कमेंट या जवाब नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, यहां पे पूछा गया था कि एमएनएस जो प्रेजेंट में एमएनएस जिसे कहते हैं इनिशियल उनका डेजिग्नेशन क्या होता है, तो इसके बारे में आर्मी हेडक्वार्टर को लगा कि ये क्यूरी नॉन स्पेसिफिक है, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो एमएनएस है वो अंडरगो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एज एप्लीकेबल टू अदर कॉम्बेटेंट रैंक्स ऑफ द आर्मी और नॉट? यानी जो एमएनएस है क्या वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी करती है जैसे कि सेना के, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान करते हैं? तो यहां पे लिखा बेसिक नर्सिंग ऑफिसर कोर्स इज कंडक्टेड फॉर न्यूली कमीशन्ड नर्सिंग ऑफिसर्स, नो मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सेप्ट ड्रिल इज इम्पार्टेड। तो यहां पे एक सबूत और मिल चुका है कि जब बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करते ही नहीं है, जो कि रिगरिस ट्रेनिंग होती है एक जवान को हार्डशिप एरिया में नौकरी करने के लिए, वो ट्रेनिंग ही इनको नहीं दी जाती है, तो फिर ये सोल्जर के बराबर कैसे, या सोल्जर जेसीओ एंड जवानों से ज्यादा कैसे एमएसपी की हकदार है? अगला पॉइंट, सातवां पॉइंट है, वेपन्स आर अथराइज्ड टू मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज यानी एमएनएस और नोट? इफ अथराइज्ड प्लीज इंटीमेट द टाइप्स ऑफ वेपन्स अथराइज्ड टू देम। यानी हार्डशिप अलाउंस के लिए एक सैनिक को वेपन लेके जाना ही पड़ेगा, फील्ड एरिया में हो, चाहे हाई एल्टीट्यूड में हो या फिर पीस एरिया में हो, हमेशा उसके साथ में वेपन रहता है, वेपन के साथ में ही वो ड्यूटी पर रहता है। तो जब यहाँ पे लिखा है कि एमएनएस को कोई वेपन अथराइज है ही नहीं, तो फिर हार्डशिप अलाउंस और ये मिलिट्री सर्विस पे क्यों, और वो भी जेसीओ एंड जवानों से ज्यादा? तीसरा सबूत मिल चुका है यहाँ पे, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े सबूत मिले हैं इस आरटीआई के जवाब में, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में जेसीओ एंड जवानों के इक्वल एमएसपी के केस को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देते हैं। क्या पीपीटी एंड बीपीटी टेस्ट कंडक्टेड पीरियोडिकली एंड एप्लीकेबल टू एमएनएस और नोट? एक सोल्जर को फिट रहने के लिए हर 3 महीने में उसका पीपीटी और बीपीटी टेस्ट लिया जाता है, ताकि वो एमएसपी पाने के लिए जब अपनी ड्यूटी हार्डशिप एरिया में ड्यूटी करने जाएगा तो वो फिजिकली और मेंटली फिट रहे और वो दुश्मनों का सामना कर सके। तो यहां पे एमएनएस को बीपीटी पीपीटी लागू नहीं है, तो फिर एमएसपी क्यों? बड़ा सवाल है यहां पे। चौथा सबूत मिल चुका है कि एमएनएस को ना बीपीटी लागू है और ना ही पीपीटी लागू है, फिर भी उनको मिलिट्री सर्विस पे लागू है। अगला सवाल जो कि 9वां सवाल है, आर एमएनएसएस ओनली पोस्टेड इन मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल्स, जनरल हॉस्पिटल्स, कमांड हॉस्पिटल्स एंड आरआर हॉस्पिटल्स, और इवन असाइंड टू यूनिट्स, फील्ड एम्बुलेंसेज एंड फील्ड हॉस्पिटल्स? जो फील्ड एरिया में यूनिट के साथ में फील्ड एम्बुलेंसेस होते हैं और फील्ड हॉस्पिटल्स होते हैं। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन पूछा वीर बहादुर सिंह जी ने कि क्या एमएनएस को फील्ड एम्बुलेंस और फील्ड हॉस्पिटल में भी भेजा जाता है? तो यहाँ पे जवाब जो दिया है वो आप देख सकते हैं, एमएनएस ऑफिसर्स आर पोस्टेड टू ऑल सर्विस हॉस्पिटल्स इन पीस एंड फील्ड, दे आर नॉट पोस्टेड टू फील्ड एम्बुलेंसेज नो कॉल्ड फील्ड हॉस्पिटल्स। यानी उनको सर्विस हॉस्पिटल्स में सभी जगह पोस्टेड किया जाता है एक्सेप्ट फील्ड एम्बुलेंसेज, जबकि फील्ड एम्बुलेंसेज का एक्चुअल कॉम्पिटेंट रोल होता है जब जवान एक्चुअल लड़ाई के टाइम पर वार लाइक सिचुएशन में जाते हैं, तो फील्ड एम्बुलेंसेज ही उनको मेडिकल कवर देते हैं, और उन फील्ड एम्बुलेंसेज में एमएनएस को पोस्टिंग नहीं दी जाती है, तो फिर उनकी ड्यूटी हार्डशिप में कैसे काउंट होती है? अगला क्वेश्चन साथियों, प्लीज फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ द लेटेस्ट आर्मी ऑर्डर
other government orders and regulations under which the MNS are governed। तो इसके बारे में जो जवाब दिया है वो है MNS ऑफिसर्स आर गवर्न्ड बाय मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑर्डिनेंस 1943। द इन्फो सोर्ट इज अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन, यानी इनको 1943 का कोई एक ऑर्डिनेंस है जो कि जिसने फाइनल कानून का रूप अभी तक लिया ही नहीं है, वो ऑर्डिनेंस ही चल रहा है जो कि अंग्रेजों के ज़माने का लाया हुआ है 1943 में। वो अभी तक कानून नहीं बना है, वो केवल एक अध्यादेश है और उसी अध्यादेश को लेते हुए MNS को आर्म्ड फोर्सेज में शामिल कर लिया गया और उनको ऑफिसर बनाया गया है। अब इसके बारे में जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। कौन से पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसके लिए अब ढूंढने के लिए कौन कहाँ जाए इसके बारे में यहाँ पे नहीं लिखा है, ना ही वो वेबसाइट रेफर की है कि इस वेबसाइट के ऊपर MNS को जो भर्ती लिया जाता है, जो गवर्न किया है MNS को, वो जानकारी वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन आप जो ऑर्डिनेंस देख पा रहे हो वो 1943 का है, तो क्या उसके ऊपर कोई कानून बना है या कोई एक्ट बना है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 11वां क्वेश्चन है MNS इज अंडर आर्मी एक्ट। आर्मी एक्ट 1950 के अनुसार आर्मी एक्ट सेक्शन 34 से लेके आर्मी एक्ट सेक्शन 85 तक JCO जवानों और ऑफिसर्स पर लागू होता है। यदि वो कोई इनडिसिप्लिन काम करते हैं तो उनको आर्मी एक्ट सेक्शन 34 से लेके 85 के तहत जो एप्लीकेबल आर्मी एक्ट सेक्शन है उसके तहत उसका ट्रायल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो MNS को केवल 2 आर्मी एक्ट सेक्शन लागू किए हैं। यस, MNS इज अंडर आर्मी एक्ट, द कंप्लीट आर्मी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर MNS, ओनली सेक्शन 39 ब्रेवो एंड सेक्शन 63 आर एप्लीकेबल टू MNS, यानी 2 ही सेक्शन इनको एप्लीकेबल है, एक 39 ब्रेवो है और दूसरा है सेक्शन 63। इसमें 39 जो ब्रेवो है वो है OSL का, विदाउट सफिशिएंट कोज ओवरस्टेड लीव ग्रांटेड टू हिम और हर, यानी बिना किसी कारण से कोई MNS छुट्टी पे जाते हैं वो OSL हो जाते हैं तो एक सेक्शन ये लागू हो जाता है। बाकी AWL या दूसरा कोई भी 39 का सेक्शन, 39 में बहुत सारे सेक्शन है, अल्फा ब्रेवो चार्ली, उसमें से केवल जो OSL वाला लागू होता है। और दूसरा है 63 यानी गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन, इसमें इनको सजा मिल सकती है, जबकि इनको भी 34 से लेके 85 तक पूरे आर्मी एक्ट सेक्शन लागू होने चाहिए थे। और फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्या MNS कोई यूनियन बना सकती है सर्विस के दौरान, तो इसका जवाब दिया है आर्मी हेडक्वार्टर ने नहीं। अब इसके बाद में इसी के साथ साथ जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड ड्यूटीज जो MNS ऑफिसर का है उसका चैप्टर 4 है, उसके बारे में इनकी क्या क्या ड्यूटी है वो एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लगा रखा है। तो ड्यूटीज हम और आप भी देखते हैं जब मिलिट्री हॉस्पिटल्स में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, तो इनकी ड्यूटी क्या रहती है वो हमारे सामने होती है। और इस प्रकार 12 ऐसे कड़क सवाल वीर बहादुर सिंह जी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की ओर से यहाँ पे पूछे गए और इन सवालों के जवाब भी आ चुके हैं। 3 से 4 सवालों के जवाब है जो गोलमोल दिए हैं, बाकी जो सवालों के जवाब दिए हैं वो बिल्कुल हाई कोर्ट में पेश होंगे और इक्वल MSP के मामले में जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसमें अटैच होंगे। और अब जो एडवोकेट है JCO एंड OR की तरफ से जो पैरवी कर रहे हैं वो हर बाल की खाल निकालेंगे। एक जायज़ मांग JCOs एंड OR की क्यों मिलनी चाहिए इक्वल MSP? यदि MNS को नहीं मिलती MSP तो JCOs एंड OR को कितनी मिलती? इस वीडियो में मैं आप सबके लिए कुछ खास बातें लेके आया हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप बिना किए ही अंत तक देख लेना। और इसमें मैं वो ग्राउंड बताऊंगा जिसको कि यदि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में रखा जाता है तो इक्वल MSP का केस माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा JCO और जवानों के पक्ष में सुनाया जा सकता है। 6 अगस्त 2023 को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन द्वारा रामलीला मैदान में रैली करी गई और इस रैली के बाद एक बार फिर से जो JCO और जवानों की पेंशन में विसंगतियां हैं उनको लेकर रिप्रेजेंटेशन श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राजनाथ सिंह जी और सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भेजा गया, जिसमें एक सबसे बड़ी मांग शामिल है इक्वल MSP की। तो आइए
इसमें क्या बताया गया है कि इक्वल एमएसपी के ऊपर, सबसे पहले यहाँ पे देखें टेबल दिया हुआ है जिसके बारे में सभी को जानकारी है। जेसीओ एनसीओ ओआर को छठे पे कमीशन में 2000 रुपये, एमएनएस को 4200 रुपये और कमीशन अफसर्स को 6000 रुपये। यहाँ पे जेसीओ एनसीओ ओआर और कमीशन अफसर्स का डिफरेंस देखें तो 3 गुना है। यानी जो जवानों को एमएसपी छठे पे कमीशन में लागू हुई थी उसकी जगह ऑफिसर्स को जवानों से 3 गुना एमएसपी दी गई। अब इसका कारण भी सामने दिखाई दे रहा है कि एक जिसको एमएसपी लागू ही नहीं है उनको बीच में यहाँ पे घुसेड़ना था, जिसकी वजह से जवानों की एमएसपी 7th सीपीसी और 6th सीपीसी इन दोनों ही मौक़ों पर जवानों से ऑफिसर्स की एमएसपी को 3 गुना करा गया। अब जवानों की एमएसपी जो रिपोर्ट के मुताबिक छठे पे कमीशन में केवल 1000 रुपये रिकमेंड करी गई थी, लेकिन सरकार ने इसको 2000 रुपये किया। यदि 1000 रुपये छठे पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार लागू हो जाती तो ये एक ऐतिहासिक बदलाव होता कि जवानों को जो भत्ता 1000 रुपये मिल रहा है और अधिकारियों को वही भत्ता 6000 रुपये मिलता है, यानी 6 गुना ज़्यादा। तो ऐसा सरकार को भी लगा यदि इसको हम कर देते हैं लागू तो ये सरकार की किरकिरी होगी, इसलिए सरकार ने उस समय जवानों जेसीओ और ओआर के लिए एमएसपी को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये किया। लेकिन फिर भी जेसीओ जवानों और अधिकारियों को जितने भी भत्ते मिलते हैं उन भत्तों का यदि हम आगे देखेंगे, मैं आपको टेबल में बताऊंगा, विश्लेषण करते हैं तो कोई भी भत्ता ऐसा नहीं है कि जो जवानों को भत्ता मिल रहा हो और वही भत्ता अधिकारियों को 3 गुना मिल रहा हो। कोई भी भत्ता ऐसा नहीं है। हर एक भत्ता जेसीओ जवानों को जो मिल रहा है उससे दुगुनों से कम है जो अधिकारियों को मिलता है। मान लो कि कोई जेसीओ जवानों को 5000 रुपये मिलता है तो वही भत्ता अधिकारियों को 8 से लेकर 9000 रुपये के बीच में मिलता है। लेकिन केवल मिलिट्री सर्विस पे ही ऐसा है जो कि जवानों से अधिकारियों को 3 गुना मिलती है। 7वें पे कमीशन में भी वही हुआ, 5200, एमएनएस के लिए 10800 और कमीशन ऑफिसर्स के लिए 15500 हो गया। यहाँ पे भी 3 गुना। इस वीडियो में मेरा मुद्दा एक ही रहेगा कि क्यों एमएनएस को बीच में डालकर जेसीओ जवानों और ओआर को डिप्रीव्ड किया गया है, उनकी एमएसपी को कम करा गया। यदि यहाँ पे एमएनएस की यहाँ पे एंट्री नहीं होती, एमएनएस जो कि नॉन कॉम्पिटेंट है उनको एमएसपी लागू ही नहीं है, यदि उनका यहाँ पे नाम नहीं होता तो आज दूसरे नंबर पर जहाँ एमएनएस है वहाँ पे जेसीओ एनसीओ और ओआर का नाम होता और उनको 10,800 रुपये पर मंथ आज एमएसपी मिल रही होती। लेकिन एमएनएस का नाम क्यों आया, क्यों एमएनएस को मिलिट्री सर्विस पे में लाया गया, ये सब जानते हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ें लिंक हैं और इनको मिलिट्री सर्विस पे में लाने के लिए स्पेशल तीनों सेनाओं की ओर से रिकमेंडेशन गई थी कि इनको भी एमएसपी दी जाए, लेकिन इसके लिए कोई ग्राउंड नहीं था। बस यूं ही इनको मिलिट्री सर्विस पे के लिए जोड़ दिया गया। तो अब हम सीधा चलेंगे छठे पे कमीशन और 7वें पे कमीशन में जो अलाउंसेज है जेसीओ एनसीओ ओआर और कमीशन ऑफिसर्स के, उन अलाउंसेज की लिस्ट को देखेंगे, जिससे हम ये कंपेयर करेंगे कि क्या हर एक अलाउंस जेसीओ एनसीओ ओआर से अधिकारियों को 3 गुना ही मिलता है या फिर उसमें क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। मिलिट्री सर्विस पे भी एक रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है और इसी प्रकार यहाँ पे जो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ वो कंप्लीट रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस की ही लिस्ट है। इसमें लिस्ट बहुत लंबी है। हम जो मेन अलाउंसेज है जो कि हमारे को मिलते हैं उसी के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं फ्लाइंग अलाउंस, जो एयरफोर्स के जवानों और ऑफिसर्स को मिलता है, जो छठे पे कमीशन में आप यहाँ पे देखेंगे सार्जेंट और बिलो को 10,500 रुपये पर मंथ था और टॉप रैंक फ्लैग अफसर और इक्विवेलेंट को केवल 13,500 रुपये पर मंथ। यानी
3,000 रुपये का केवल यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मिलिट्री सर्विस पे के जैसे सार्जेंट एंड बिलो को 10,500 रुपये और अधिकारियों को 31,500 रुपये, नहीं, केवल 3,000 रुपये का अंतर है। और वही अंतर 7वें पे कमीशन में आप यहाँ पे देखेंगे तो जेसीओ ओआर एंड इक्विवेलेंट इन एयरफोर्स जिनको 17,300 रुपये और ऑफिसर्स को 25,000 रुपये, यानी 17,000 का यदि दुगुना करें तो 34,600 रुपये होता है, जबकि अधिकारियों का दुगुना भी नहीं है, यहाँ पे 1.5 गुना फ्लाइंग अलाउंस मिलता है। और दूसरी तरफ एमएसपी में अधिकारियों को जेसीओ जवानों से 3 गुना मिलता है, क्योंकि एमएनएस को बीच में डाला गया है। इसलिए जो जेसीओ जवानों का हक है वो एमएसपी में एमएनएस ले रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फील्ड एरिया अलाउंस, जो कि एमएनएस को लागू नहीं है। यदि यहाँ पे भी ये फील्ड एरिया अलाउंस एमएनएस को लागू कर दिया होता तो आज जेसीओ जवानों को 3,000 रुपये मिलते और अधिकारियों को 10,500 रुपये मिलते। लेकिन यहाँ पे 7वें पे कमीशन में यदि हम देखते हैं तो जेसीओ ओआर और इक्विवेलेंट इन एयरफोर्स इनको 6,000 रुपये पर मंथ मिलता है और ऑफिसर्स को 10,500 रुपये, यहाँ पे भी डबल से भी कम है। इसी प्रकार आगे हम यदि देखेंगे तो देखिए साथियों, सी गोइंग अलाउंस नेवी के लिए सेलर्स को 6,000 रुपये और अधिकारियों को 10,500 रुपये, यहाँ पे भी एमएसपी जैसा भेदभाव नहीं है। मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस यहाँ पे देखें तो जेसीओ एंड ओआर को 3,600 रुपये पर मंथ और अधिकारियों को 6,300 रुपये, यहाँ पे भी दुगुने से कम अधिकारियों का अलाउंसेज है, क्योंकि यहाँ पे एमएनएस नहीं है। आगे देखें हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, जिसे हम हापा बोलते हैं, जेसीओ ओआर को 9,700 रुपये और 9,700 का दुगना होता है 19,400 रुपये, लेकिन ऑफिसर्स का 16,900 रुपया ही है, यहाँ पे भी 3 गुना नहीं है। सीआई ऑप्स अलाउंस है, जेसीओ ओआर का 6,000 रुपये, इसका दुगना होता है 12,000 रुपये, लेकिन अधिकारियों को 10,500 रुपया ही है, यहाँ पे भी दुगुना नहीं है। अब एक और है फील्ड एरिया में जो सीआई ऑप्स है उनमें जेसीओ ओआर को 9,700 रुपये मिलता है और अधिकारियों को 16,900 रुपये, यहाँ पे भी दुगुने से कम है, क्योंकि यहाँ पे एमएनएस नहीं है। नेक्स्ट मॉडिफाइड फील्ड में सीआई ऑप्स अलाउंस है, वो जेसीओ ओआर को 7,469 रुपये और अधिकारियों को दुगुने से भी कम 13,013 रुपये पर मंथ मिलता है। अब इसी प्रकार आप हाई एल्टीट्यूड 1, 2, 3 जितने भी देखोगे तो 2,700 से 3,400 रुपये और 4,100 से 5,300 रुपये। हाई एल्टीट्यूड 3 में 17,300 से 25,000 रुपये। इसी प्रकार यदि हम यहाँ नीचे और चलें, जैसे पैरा अलाउंसेज है, तो ये जेसीओ एंड बिलो को 6,000 रुपये और ऑफिसर्स को 10,500 रुपये। मेरे कहने का मतलब यार यहाँ पे कंपेयर करने का मतलब यही है कि जब सभी अलाउंसेज जो हार्ड से हार्ड अलाउंस है, सियाचिन अलाउंस है, ग्लेशियर अलाउंस है, वो भी जेसीओ ओआर से दुगुना नहीं है अधिकारियों का, तो मिलिट्री सर्विस पे को 3 गुना क्यों किया गया? क्योंकि एमएनएस को मिलिट्री सर्विस पे देना था, उनको लागू भी नहीं है। अब सीधा सीधा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में एक ही पक्ष रखा जाए, इन अलाउंसेज की लिस्ट रखी जाए और कहा जाए कि ये भेदभाव ब्रिटिश काल का है, भारतीय काल का नहीं है। अब संविधान बदल चुका है, कानून बदल रहे हैं और जो अंग्रेजों के गुलामी की जो निशानियां हैं वो मिलिट्री सर्विस पे में अभी भी दिख रही है। ऐसा क्या काम अधिकारी करते हैं जो जवान नहीं करते हैं फील्ड एरिया में? जवानों को ज़्यादा हार्डशिप होती है बजाय अधिकारियों के। एमएनएस का तो नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है, उनको मिलिट्री सर्विस पे लागू है ही नहीं। वो ना तो कॉम्बैटेंट है, ना उनको ड्रिल लागू है, ना पीटी लागू है, ना बीपीटी लागू है, ना पीपीटी लागू है, ना उनको फायरिंग लागू है, ना ही हथियार को हाथ लगाने का उनको आदेश है। उनके ऊपर आर्मी एक्ट भी लागू नहीं होता है। तो फिर ये जो मुफ्त में 10,800 रुपये पर मंथ एमएनएस को जो दिया जाता है, जिसपे जेसीओ एंड
ओआर का अधिकार है वो किस लिए, इसकी जो रिकमेंडेशन यदि निकाली जाए तो ये रिकमेंडेशन आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारियों की ओर से पक्का गई होगी। उन्होंने लिख के भेजा होगा कि एमएनएस को भी मिलिट्री सर्विस पे दी जाए। तो जिसने भी ये रिकमेंडेशन लिखी होगी उसकी मिलिट्री सर्विस पे जब्त करनी चाहिए, क्योंकि ये एक गलत रिकमेंडेशन थी, जिसको लागू नहीं था उसको भी सरकार की आंखों में धूल झोंक कर मिलिट्री सर्विस पे दिलवाई जा रही है, जिस पर कि जेसीओ और जवानों का सीधा सीधा हक है। ये 10,800 रुपये यदि एमएनएस को नहीं दिया जाता तो ये अलाउंस मिलिट्री सर्विस पे जेसीओ जवानों और ओआर को मिलता, ये मैं 100% दावे के साथ में कहता हूँ। यहाँ पे 5,200 की कोई लाइन नहीं होती, 10,800 और 15,500 दो ही लाइन होती, जिसमें 15,500 अधिकारियों को और 10,800 जेसीओ जवानों और ओआर को मिलता यदि एमएनएस को एमएसपी नहीं दी जाती है। तो मांग तो जेसीओ जवानों की यह है कि अधिकारियों के बराबर उनको मिलिट्री सर्विस पे मिले, क्योंकि ये जोखिम बता है और जोखिम फील्ड एरिया में सबको बराबर ही होता है, चाहे पीस एरिया हो, चाहे फील्ड एरिया हो, चाहे हाई एल्टीट्यूड एरिया हो, चाहे मॉडिफाइड फील्ड हो, चाहे सीआई ऑप्स हो। हर जगह जवान आगे खड़ा मिलता है, किसी भी ऑपरेशन में हो, चाहे फील्ड में ड्यूटी हो, चाहे हाई एल्टीट्यूड में जो रिस्क हो, उसमें सबसे ज़्यादा जवानों को रिस्क होती है और ड्यूटी में भी जवान सबसे आगे रहते हैं। अब हम बात करें साथियों 7वें पे कमीशन में, जहाँ पे एक तरफ ऑफिसर्स द्वारा ये बात कही जा रही है कि जेसीओज की जो एमएसपी है उसको बढ़ाकर एमएनएस के बराबर कर दी जाए और जवानों की 5,200 ही रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। 7वें पे कमीशन में जेसीओ एंड ओआर को हर एक अलाउंस में बराबर रखा गया है। तो ऐसा भेदभाव फिर से क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए और जेसीओ एंड ओआर को 10,800 रुपये एमएसपी आज से ही एमएनएस के बराबर लागू हो जानी चाहिए। और आने वाले समय में यदि दिल्ली हाईकोर्ट ये फैसला सुनाती है कि अधिकारियों के बराबर जेसीओ जवानों को एमएसपी दी जाए तो दी जानी चाहिए और उसका एरियर 1 जनवरी 2006 से सभी को मिलना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे और ज़्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको हर एक अलाउंस का कंपैरिजन करके दिखाऊं। ड्रेस अलाउंस का भी यदि आप देखेंगे तो ड्रेस अलाउंस को और एमएसपी को कंपेयर करें तो पीबीओआर का यहाँ पे ड्रेस अलाउंस है 10,000 रुपये यानी जेसीओ ओआर का, और ऑफिसर्स का है 20,000 रुपये यानी केवल दुगुना। तो मिलिट्री सर्विस पे में भी यदि 15,500 रुपये ऑफिसर्स का है तो 7,250 रुपये जेसीओ जवानों का तो वैसे ही सीधा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी बीच में एमएनएस ऑफिसर्स की एंट्री हो चुकी है, इसलिए जेसीओ जवानों से ऑफिसर्स का ड्रेस अलाउंस दुगुना करना पड़ा, क्योंकि तीसरा हक जो है एमएनएस को भी यहाँ पे देना था 15,000 रुपये। तो 10, 15, 20। लेकिन मिलिट्री सर्विस पे में ऐसा नहीं है कि 5,200, 10,800 और 15,500 यानी जवानों से अधिकारियों को 3 गुना एमएसपी। लेकिन ड्रेस अलाउंस में भी ऐसा नहीं है। चलिए 1-2 और देख लेते हैं अलाउंस, बाद में हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और हम जो भी संगठन ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि जेसीओ जवानों को इक्वल एमएसपी मिलना चाहिए, उनको 7वें और 6ठे पे कमीशन के अलाउंसेस की लिस्ट को भी यहाँ पे अटैच करवाना चाहिए अपने कोर्ट केस के साथ में। देखिए साथियों, यहाँ पे हार्ड एरिया अलाउंस जो कि अफसर जेसीओ और ओआर को पहले 25% था 6ठे पे कमीशन में, और 7वें पे कमीशन में ये 20%, लेकिन सभी को बराबर मिल रहा है। और एमएसपी भी हार्ड एरिया अलाउंस ही है। अफसर जेसीओ ओआर एंड इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी के सभी जवानों अधिकारियों को 20% ऑफ बेसिक पे ही हार्ड एरिया अलाउंस मिलता है। और मिलिट्री सर्विस पे भी सभी को इक्वल ही मिलनी चाहिए। जेसीओ जवानों ओआर और अधिकारियों को 15,500 रुपये पर मंथ। इसी प्रकार चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करें तो जेसीओ हो चाहे जवान हो चाहे अधिकारी हो 2,250 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मिलता है। स्पेशल अलाउंस चिल्ड्रन के लिए जो डिसेबल है उनके लिए 3,000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड है, यानी ये सभी के लिए बराबर है। हार्डशिप एरिया अलाउंस हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो या डिसेबल जो बच्चों के लिए अलाउंस हो, वो सब के लिए बराबर है। नीचे और यदि हम बात करेंगे एनपीए अलाउंस तो 20% ऑफ बेसिक पे, चाहे कोई भी हो, जवान हो चाहे जेसीओ हो चाहे अधिकारी हो। हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो सभी के लिए बराबर है। बेसिक पे के अनुसार
जो भी 8, 16 और 24% है XYZ सिटी के लिए। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे लेवल 1 से 8 तक 3,600 रुपये प्लस DA, और 9 से जो ऊपर है उनको 7,200 रुपये प्लस DA, यानी सूबेदार मेजर तक 3,600 रुपये और उससे ऊपर जो भी है उनको 7,200 रुपये प्लस DA। तो ये कंप्लीट मैं लिस्ट इसलिए निकाल के लेके आया कि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि मिलिट्री सर्विस पे जैसा कोई भेदभाव हो अलाउंसेज में। दुगुने से ज़्यादा तो किसी भी अलाउंस में अधिकारियों का है ही नहीं। जहां जवानों की जो अलाउंस की रेट है उससे दुगुने से ज़्यादा अधिकारियों का किसी भी अलाउंस में नहीं है एक्सेप्ट मिलिट्री सर्विस पे के। तो सबसे बड़ी एनोमली हो गई, और इसी एनोमली को इन्हीं तथ्यों के साथ में दिल्ली हाई कोर्ट में रखा जाए ताकि ये मामला जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए और JCO जवानों को उनका अधिकार मिले, MNS को मिलिट्री सर्विस पे से निकाला जाए, जिनको लागू नहीं है उनकी रिकवरी भी की जाए, और उनके लिए जो जिसने भी छठे पे कमीशन में अधिकारी ने रिकमेंडेशन दी थी उसकी भी MSP को जब्त किया जाए और उसकी भी रिकवरी की जाए, क्योंकि ये रिकमेंडेशन ही गलत थी। मिलिट्री सर्विस पे सिर्फ और सिर्फ कॉम्बैटेंट रोल के लिए मिलती है और जो मिलिट्री का एक्टिव पार्ट हो उसको मिलती है, जो सहायक सेवाओं के लिए मिलिट्री सर्विस पे लागू नहीं है। तो अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी। यदि आज दिल्ली हाई कोर्ट ये आदेश देता है कि JCO जवानों को भी अधिकारियों के बराबर 15,500 रुपये मिलिट्री सर्विस पे मिले, तो आपकी पेंशन पर और सर्विंग जो सोल्जर्स है उनकी पे पर कितना असर पड़ेगा और कितना एरियर मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। सबसे पहले आप देखें, छठे पे कमीशन में 1 सितंबर 2008 से अधिकारियों के लिए 6,000 रुपये, MNS के लिए 4,200 और JCO OR के लिए 2,000 रुपये मिलिट्री सर्विस पे फिक्स करी गई। इसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें पे कमीशन में इस भेदभाव को और बढ़ा दिया गया, यानी अधिकारियों को 15,500 रुपये, MNS को 10,800 रुपये और JCO OR को 5,200 रुपये MSP फिक्स करी गई। यहाँ पे सीधा JCO OR से अधिकारियों को 3 गुना ज़्यादा मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है और MNS को दुगुना मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है, जबकि MNS को कोई मिलिट्री सर्विस पे लागू नहीं है। और यदि ऐसा नहीं होता तो छठे और 7वें पे कमीशन में जहाँ पे MNS को 4,200 और MNS को फिर 10,800 करी गई, ये MSP JCO जवानों को लागू होती, लेकिन बीच में यहाँ पे इस कैटेगरी को डालने के कारण JCO जवानों को धोखा मिला है और उनकी MSP कम होती गई। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल ली है, इसमें सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक की क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार 1 जुलाई 2019 से पेंशन दिखाई है। अब यदि दिल्ली हाई कोर्ट ये आदेश देता है कि JCO OR की जो MSP है वो इक्वलाइज की जाए अधिकारियों के बराबर, तो आप देखेंगे कि पेंशन में सीधा सीधा 7,750 रुपये जुड़ जाएगा, और जो पहले MSP मिल रही है 5,200, उसका आधा पेंशन में पहले से जुड़ा हुआ है, तो 2,600 रुपये को माइनस किया जाए तो हर महीने 5,150 रुपये की बेसिक बढ़ोतरी और इसके ऊपर 50% DR, यानी 7,500 रुपये हर महीने पेंशन में जुड़ जाएंगे, एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। अब 1 जुलाई 2019 से पेंशन देखें तो ऊपर जो दी गई है आप देख पा रहे हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस 17, नाइक 22, हवलदार 24, नायब सूबेदार 26, सूबेदार 28 और सूबेदार मेजर 32 साल। इस पेंशन में जो हर महीने MSP में बढ़ोतरी होगी 5,150 रुपये, इसको जोड़ दिए जाए तो पेंशन बन जाएगी सिपाही की 23,957, नाइक की 26,394, हवलदार की 27,407, नायब सूबेदार की 29,975, सूबेदार की 34,850 और सूबेदार मेजर की 38,550। इसके ऊपर 50% DADR को जोड़ा जाए 1 जनवरी 24 से, तो सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक 11,979 से लेके 19,275 रुपये DR बनेगा
और इस डीआर को पेंशन में जोड़ दिया जाए तो सिपाही की टोटल पेंशन बन जाएगी 35,936, नायक की 39,591, हवलदार की 41,111, नायब सूबेदार की 44,963, सूबेदार की 52,275 और सूबेदार मेजर की 57,825 रुपये। अब इसके अनुसार यदि दिल्ली हाईकोर्ट ये आदेश दे कि इक्वल एमएसपी को 1 सितंबर 2008 से ही लागू किया जाता है, तो आप देखेंगी सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक का कितना एरियर बनेगा। सबसे पहले बात करें 1 सितंबर 2008 से लेकर 31 दिसंबर 2015 यानी छठे पे कमीशन की, तो 6,000 और 2,000 का डिफरेंस था। अधिकारियों की 6,000 थी, जेसीओआर की 2,000 थी। तो इससे आधा किया जाए पेंशन तो अधिकारियों को 3,000 और जेसीओआर को 1,000 मिल रहा है, और 6,000 रुपये कर दिया जाए तो हर महीने 2,000 रुपये प्लस डीएडीआर की बढ़ोतरी 1 सितंबर 2008 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक होगी। तो ये कुल 88 मंथ निकल के आ रहे हैं। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट निकलेगा 1,76,000, यानी इन 18 महीनों का जो एरियर बनेगा 1,76,000 रुपये सभी रैंक का, सिपाही से सूबेदार मेजर तक का। और इसके ऊपर उस समय कितना डीएडीआर था वो एक्स्ट्रा मिलेगा। अब बात करें 7वें पे कमीशन की, तो 7वें पे कमीशन में आते आते जो एमएसपी अधिकारियों की 15,500 हो गई और जेसीओ जवानों की 5,200 ही रही, जिससे कि हर महीने पेंशन में 5,150 रुपये कम मिलने लग गए। और ये 8 सालों तक कम मिलते रहे हैं और अभी भी कम मिल रहे हैं। इन 8 सालों में 96 मंथ होते हैं, जिसको कि 5,150 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कुल आंकड़ा निकल के आता है 4,94,400, यानी 88 मंथ का 1,76,000 रुपये और 96 मंथ का 4,94,400 रुपये हर एक रैंक का यहाँ पे एरियर बनता है। इन दोनों आंकड़ों को जोड़ें तो 6,70,400 रुपये का घाटा अब तक हो चुका है और आगे भी हर महीने घाटा होता रहेगा, यदि दिल्ली हाई कोर्ट ये आदेश नहीं देती है कि जेसीओ जवानों को भी अधिकारियों के बराबर इक्वल मिलिट्री सर्विस पे मिले। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जेसीओ जवानों की इस दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट इसी सुनवाई को अंतिम सुनवाई समझकर ये आदेश दे दें कि जेसीओ जवानों के साथ में बहुत ही बड़ा विश्वासघात और धोखा हुआ है और उनकी एमएसपी को अधिकारियों के बराबर किया जाए। दोस्तों 6,70,400 रुपये मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। इतना घाटा अब तक हो चुका है पेंशन में। इसके ऊपर यदि आप डियरनेस रिलीफ लगाएं तो ये घाटा कई लाखों में और चला जाता है। 10-15 लाख रुपए का घाटा जेसीओ जवानों को 1 सितंबर 2008 से लेकर अब तक हो चुका है और हर महीने होता रहा है, आगे भी होता रहेगा जब तक कि एमएसपी बराबर ना हो जाए। तो इस मांग को पूरे जोर से जेसीओ जवानों को उठाना चाहिए और जो भी दिल्ली हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं उनका साथ देना चाहिए।